वेलकम टू द टीसी एग्ज़ाम में एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा जो कि यूपी टेट में जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी से रिलेटेड हमारा जो पेडागोजी है सीडीपी का, वही हम आप सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू लाए हूँ, जो कि अब हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए ही। अब हम देख लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। आक्रामक मतलब कि गलत व्यवहार करता है, जो कि पक्ष में न होकर विपक्ष में व्यवहार करता है। तो और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। जैसे विद्यालय के मानदंडों को मतलब उसके नियमों के, जो विद्यालय के नियम होते हैं उसको नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को कैसी सहायता की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं जो विद्यालयों के नियमों को नहीं मानते हैं, तो उसे हम किस प्रकार की सहायता को प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या है कि ऑप्शन देखते हैं। भावनात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल और संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो भावनात्मक क्षेत्र पहले बता दें। भावनात्मक क्षेत्र वो होता है कि जो इमोशनल होता है, इमोशनल से रिलेटेड होता है, उसे क्या कहते हैं, भावनात्मक क्षेत्र। मतलब उसमें क्या होती है, सहायता प्रदान करनी चाहिए। या उच्च स्तरीय चिंतन कौशल को, मतलब कि तो अब उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की बात करते हैं। तो ये हमारा उच्च स्तरीय चिंतन कौशल वह होता है जैसे कि बच्चों को उच्च के हम क्या करते हैं, उनके मन को क्या करते हैं, उच्च चिंतन की प्रयास करते हैं कि वो उच्च चिंतन करे। और संज्ञानात्मक क्षेत्र हमारा क्या होता है, संज्ञानात्मक जो कि होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि होता है माइंड से रिलेटेड होता है। और मनोगत्यात्मक जो कि मनोगत्यात्मक क्षेत्र हमारा होता है कि जो कि मन से रिलेटेड होता है, उसे हमें क्या करता है, आवश्यकता होती है। तो हम किस प्रकार के, इसमें बताना किस प्रकार के हम सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि हमारे इसका पहला क्वेश्चन है कि इसे हम क्या करेंगे, भावनात्मक क्षेत्र के हिसाब से हम इन्हें सहायता प्रदान करते हैं। कि भावनात्मक से उसकी इमोशनल को, क्योंकि बच्चों को स्कूल में ज़्यादा उनकी इमोशनल को समझा नहीं जाता है। तो हमें क्या करना है, बच्चों को इमोशनल को हमें समझना है। वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है बच्चों, उसको हमें समझना चाहिए। उसी के हिसाब से हम बच्चों को ढाल सकते हैं, इमोशनल के हिसाब से। अगर देखिए इमोशनल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इमोशनल नहीं स्थिर कर पाता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि फैमिली के साथ साथ हमें बच्चों को स्कूल में भी क्या करना है, भावनात्मक क्षेत्र के हिसाब से उन्हें क्या करता है, हमें ढालना चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी की अनेक तरह की क्या है, सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखते हैं। मतलब कि अनेक प्रकार के खेलों या तो कोई कार्य में क्या करते हैं, व्यस्त रहती है या रखती हैं। जैसे समूह चर्चा और समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने की किस आयाम को उजागर करता है। तो आपको बताना है कि जैसे समूह चर्चा वह होता है कि जैसे 5-6 ग्रुप हो, उससे समूह हो गया, तो उसमें समूह में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो अब जान जाते हैं कि भूमिका निर्वाह हमारा क्या होता है कि रोल प्ले होता है। रोल प्ले हमारा वो होता है जिससे बच्चे जो विद्यालय में, स्कूलों में क्या करते हैं कि नाटक वाटक लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोल प्ले कहते हैं। तो किस आयाम को उजागर करना चाहिए, इसमें बताया है कि किस आयाम को क्या करना है, हमें उन्हें बताना चाहिए, मतलब उनके व्यक्त करना चाहिए। तो सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, या मनोरंजन द्वारा अधिगम, या तो भाषा निर्देशित अधिगम, या तो प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो इसमें हमें बताना है। तो इसका हमारा क्या हो सकता है कि जो कि सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम, मतलब समाज के हिसाब से, मतलब शिक्षिका द्वारा जो है शिक्षार्थी से समूह चर्चा और समूह परियोजना और भूमिका निर्वाह आदि करवाना सीखने के सामाजिक गतिविधियों के रूप में क्या करना चाहिए, अधिगम को क्या करना, उजागर करना चाहिए। मतलब सामाजिक अधिगम के रूप में क्या करना, अधिगम को उजागर करना चाहिए। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। बात कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वाला क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब क्या होता है, दृश्य मतलब देखना होता है, श्रव्य सामग्री मतलब देखने और सुनने सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। क्योंकि तो शारीरिक गतिविधि मतलब जो शरीर के हिसाब से हरकत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शारीरिक गतिविधि। और दृश्य श्रव्य सामग्री तो बता दिए हैं, जो दृश्य मतलब देखना होता है, श्रव्य मतलब सुनना होता है, और सामग्री मतलब वस्तुएं।
तो एक शिक्षिका अपने शिक्षण में देखने और सुनने सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। क्यों करती है? क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं। शिक्षक को तो एकदम आराम नहीं देना है। तो वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। वे शिक्षार्थी को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। इनमें गतिविधियां इंद्रियों का उपयोग सीखने को संबोधित करता है। तो इसका राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा कि इनमें जो है अधिगम इंद्रियों का उपयोग सीखने को क्या करता है? संवर्धित करता है कि बच्चे किस प्रकार से देखेंगे, सुनेंगे और शारीरिक गतिविधियों करेंगे। इनका हम उपयोग कराना, जो शिक्षिका जो है क्या करती हैं? उपयोग कराना सिखाती हैं कि वो अपने इस चीज़ से किस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, दाखिला मतलब क्या करने के लिए? प्रवेश लेने के लिए क्या करेंगे हम? तो पहले जान लेते हैं कि दाखिला जो होता है, दाखिला लेने के लिए मतलब एडमिशन लेने के लिए कठिन परिश्रम करती हैं। कोई विद्यार्थी है कि जिसे एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए क्या करती है? वो कठिन परिश्रम करती है, वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। जैसे कि वह क्या करते हैं? एंट्रेंस एग्जाम में क्या करें? पास हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप में अभिप्रेरित है? वैयक्तिक रूप से अभिप्रेरित है या अनुभविक रूप से मतलब कि अनुप्रेरित है, कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है कि बाह्य रूप से प्रेरित है? आपको बताना है। आंतरिक रूप पहले बता लें क्या होता है। आंतरिक रूप वो होता है कि जिसे हमें अंदर से मुझे कोई काम करने के लिए क्या हो? प्रेरित हो। जिसे मोबाइल देखने के लिए प्रेरित होते हैं, तो वो क्या है? आंतरिक रूप से। और बाह्य रूप से होते हैं कि जिसमें पुरस्कार पाने के लिए होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए होते हैं, कि इसको हम क्या कहते हैं? इसको ये हमारा क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा हो गया। क्या हो गया? बाहरी दिखावा के लिए क्या करती हैं? जो दिखावा के लिए कार्य किया जाता है उसे बाह्य अभिप्रेरणा क्या कहा जाता है। और जब हम अपने मन से, अपनी इच्छा से क्या करते हैं तो क्या हमारा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बाहरी रूप से क्या करती हैं? बाहरी रूप से दिखावा के लिए करती हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारा बात करते हैं तो क्या हो गया? जब एक शिक्षिका अपने दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को, दृष्टिबाधित मतलब समझते हैं जो देख नहीं सकता, जो बच्चा देख नहीं सकता वो उसे कहते हैं दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह क्या करती है? मतलब उनके जब वो साथ में शामिल करती हैं तो उनको क्यों करती हैं, इसको बताना है। क्योंकि कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। तो समावेशी शिक्षा वो होती है जिसे समान शिक्षा बता दे रहे हैं। समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रहे हैं। सभी शिक्षार्थियों की दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। दृष्टिबाधित तो बता ही दिए हैं। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? बताइए, इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा होगा, तो क्या करेंगे? इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सेकंड वाला, समाज से शिक्षा की भावना के अनुसार क्या कर रहे हैं? कार्य कर रही हैं। तो ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मान लीजिए आप सॉरी बहुत बड़ा हो गया है, सॉरी। तो हमारा 6 वाला क्या देख लेते हैं। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो क्या है कि अध्यक्ष हैं। आप अपने विद्यालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न का एक उदाहरण क्या है? तो निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी या उच्च स्तरीय अपसारी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले जान लेते हैं कि अपसारी क्या होता है और अभिसारी क्या होता है। पहले क्या होता है अभिसारी क्या होता है? अभिसारी हमारा वह होता है कि जो कि एक प्रश्न का एक ही आंसर हो, तो हमारा क्या होता है? अभिसारी होगा। और अपसारी हमारा क्या होता है कि अपसारी हमारा वह होता है कि एक प्रश्न का अनेक आंसर होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अपसारी चिंतन। तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसे प्रश्न करेंगे कि उच्च स्तरीय के अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन मतलब वही होता है जो
बताए हैं आप सबको कि एक क्वेश्चन का अनेक आंसर हो, तो ऐसे हम क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 4 आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्यालय के प्रयोग में सामान्यतः लड़कियां उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेती हैं, सही बात है, और लड़कियां के आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है, क्या दर्शाती है, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्धता नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रूढ़िबद्धता भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। लड़के उपकरणों से ज़्यादा कुशलता से संभावनाएं संभाल सकते हैं क्योंकि वह इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। लड़के नाजुक होते हैं, लड़कियां क्या होती हैं, नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना क्या करती हैं, पसंद करती हैं। जीव ऊर्जा की खपत कम होती है। लड़कियां बेहतरीन अवलोकन करती होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का क्या करती हैं, रिकॉर्ड रखती हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्धता भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। रूढ़िबद्धता धारणा क्या होते हैं कि जो कि लड़कियां ऐसे कपड़े धो सकती हैं, लड़के नहीं धो सकते, यही हमारा क्या हो गया, रूढ़िबद्धता होती है जो कि पहले से चले आते हैं कि लड़कियां क्या होती हैं, नाजुक होती हैं, ये होती हैं, वो होती है, ये सब गलत है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, क्या करें, मैडम चाय खाती हैं, तो आपको बताना है चाय खाती हैं या पीती हैं, सॉरी मजाक किए हैं। तो इसका बात करते हैं, मैडम क्या करती हैं, चाय खाती हैं। वाक्य क्या है, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विज्ञान दोनों की दृष्टि से सही है, आपको बताना है, वाक्य और शब्द दोनों बताना है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विज्ञान दोनों की दृष्टि से क्या है, गलत है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से क्या है, गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विज्ञान की दृष्टि से क्या है, गलत है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से क्या है, गलत है। इसका मतलब ये हो कि वाक्य क्या है, लिखा हुआ इसका वाक्य जो है सही है पर इसका अर्थ जो है गलत आता है। अर्थ मतलब एक जो मैडम है चाय खाती नहीं है, खाना नहीं होना चाहिए, चाय पीना होना चाहिए। तो इसका क्या है, वाक्य विन्यास या तो वाक्य विज्ञान दोनों सही होता। अगर यहाँ पे खाना की जगह क्या होता, पीना होता तो इससे जो वाक्य इसका सही होगा और वाक्य विन्यास जो है की दृष्टि से क्या होगा, गलत होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। तो ये तो हम आपको बता ही दिए हैं कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी क्या होती हैं। तो फिर से अच्छे बता देते हैं, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जो अपनी इच्छा से जो कार्य करता है तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। और बाहरी रूप से वह होता है कि दिखावे के लिए जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, बाहरी रूप से अभिप्रेरित। मतलब पुरस्कार, जैसे कि जो पुरस्कार पाने के लिए जो कार्य करता है उसे बाहरी रूप से प्रेरित होता है। जैसे बच्चे टॉफी पाने के लिए कोई कार्य करते हैं तो क्या है, बाहरी रूप से अभिप्रेरित होते हैं। तो आंतरिक रूप से जो अपनी इच्छा से अपने खुशी से कार्य करता है तो वो क्या होता है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। चलिए अब ऑप्शन पे बात कर लेते हैं कि आंतरिक रूप का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में क्या है, अभिप्रेरित स्तर कम होता है। आंतरिक के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। आंतरिक रूप के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। आंतरिक रूप के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए क्या कहती है, प्राप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा कि तब इतना हम सबको आपको बता दिए हैं कि आंतरिक रूप क्या होता है, बाहरी रूप। तो आप इसको क्या करेंगे कि कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप सब हमें बताएंगे कि बता दें। चलिए बता देते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी कि आंतरिक रूप के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को क्या है, बनाए रखने के लिए प्राप्त नहीं है। आपको बताया है कि ये जो पुरस्कार जो पाता है तो उससे क्या करते हैं हम, ये बाहरी रूप से अभिप्रेरित होता है तो इसका पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा 10वां वाला
ओहो, गलत हो गया। चलिए अच्छा ठीक है। CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। बताना आपको सशक्त क्या है, साधन है। तो रोजमर्रा के शिक्षक से होने वाले तनाव को दूर करने, बी वाला यार इसी में दे दिया, चलिए से सॉरी, टाइप में गलती हो गई है। अनेकता में एकता की संकल्प का प्रचार प्रसार करने, सी वाला सामाजिक भागीदारी क्या है, भागीदारिकता को सुगम बनाने, डी जो है शिक्षकों के भर को हल्का करने, भर को नहीं भार को क्या है, हल्का करना। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो कि सामाजिक भागीदारिता को क्या है, सुगम बनाने के लिए सामूहिक परियोजना गतिविधि को सशक्त साधन बनाती है। कौन बनाता है, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए। इसका हमारा राइट आंसर होगा सी। अगर दोस्तों आप सबको हमारा थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, और एक लाइक करिए और एक शेयर कर दीजिए। और चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।